नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 भूगोल एनसीईआरटी की क्लास में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम आपके लिए कक्षा 11 भूगोल एनसीईआरटी की पुस्तक से अध्याय 9 लेके आए हैं, सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। और इस पाठ से इस बार बीपीएससी टीआरई 3.0 पीआरटी री एग्ज़ाम में 20 जुलाई को कुल 3 प्रश्न इस अकेले चैप्टर से आए थे। तो यह जो चैप्टर है बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और आगे बढ़ने से पहले जो भी नए अभ्यर्थी हैं उनको कैसे एनसीईआरटी की जो भूगोल प्लेलिस्ट है, चाहे वो पीआरटी की हो, चाहे वो 6 से 8 के हों, चाहे वो टीजीटी के हों, कैसे आपको भूगोल की एनसीईआरटी प्लेलिस्ट कंप्लीट करनी है हम उसको बता दे रहे हैं। बाकी एक बार जब सारी क्लासेस पूरी हो जाएंगी तो जो प्लेलिस्ट है उसको नए सिरे से बना दिया जाएगा, जिससे आपको जो दिक्कतें आ रही हैं वो ना आए। ये चैनल है बीपीएससी एजुकेटर संदीप सर के नाम से आप सभी के लिए। और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है, इस प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जब आप जाएंगे चैनल पे, साथ में हमने इसका लिंक भी प्रोवाइड किया था आपको टीआरई ग्रुप में। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले 3021 की प्लेलिस्ट मिलेगी, जो पीआरटी से लेकर पीजीटी के जो भी अभ्यर्थी हैं, साथ में जीएस पार्ट सेकंड के आपके लिए जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं, जो बीपीएससी द्वारा शिक्षक भर्ती में ही पूछे गए हैं। कुछ प्रश्न बीपीएससी द्वारा अलग परीक्षाओं में जो पूछे गए वो रखे गए, तो इसको आप सभी लोग जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर पीआरटी के लिए रीजनिंग की प्लेलिस्ट कंप्लीट है पूरी, 58 वीडियोज़ हैं, और इससे आपको कॉन्सेप्ट से लेकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। फिर पीआरटी मैथ का टॉपिक वाइज यहाँ पर 21 वीडियोज़ हैं, इसमें कुछ वीडियोस अभी आगे और भी बढ़ेंगे, तो इसको भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा जो भी नए अभ्यर्थी हैं। साथ में यहाँ पर सिलेबस स्ट्रेटजी जिसको भी देखनी हो तो आप इस प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। फिर बिहार सीआरटी 6 भूगोल का 4 क्लास यहाँ पे हमने लिया था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है बिहार की भी दृष्टि से, तो आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। फिर आते हैं एनसीईआरटी 6 से 11 का जो प्लेलिस्ट है, ये आपको देखना था। फिर नीचे आएंगे तो आपको 4.0 मॉडर्न हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री की जितनी भी क्लासेस हैं आप यहाँ से देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें तो शॉर्ट्स का यहाँ पर सेक्शन है, इसको भी आप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आएंगे तो एनसीईआरटी विज्ञान 6 to 10 आपको मिल जाएगा, इसको आप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसी में 11th और 12th की कुछ क्लासेस ऐड होंगी, पर्यावरण का आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। बस इतना ही प्लेलिस्ट आप लोगों को फॉलो करना है। अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर जो 6 to 11 एनसीईआरटी प्लेलिस्ट है, इसमें आपको कैसे देखना है, तो जो सबसे पहली बार जो देख रहा है उनके लिए बता दें कि सबसे पहले आपको जो है पहला क्लास ये करना है, भूगोल 6 एनसीईआरटी मैराथन। ध्यान दीजिएगा सभी लोग जो नए अभ्यर्थी हैं या जो नए सिरे से एनसीईआरटी की क्लास को करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप इस 6 एनसीईआरटी देख लीजिएगा, क्लास 6 का। इसमें पाठ नंबर 1 से 5 तक का सारांश है 1 घंटा 16 मिनट में। इसके बाद फिर आपको इसी वीडियो में सबसे जो है नीचे की तरफ आना है, और जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है क्लास 6 एनसीईआरटी का 3 चैप्टर बचा था जो हमने लास्ट टाइम नहीं कराया था, तो यहाँ पर पाठ नंबर 6 और 7, 8 ये तीनों चैप्टर आप इसके बाद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले क्लास 6 एनसीईआरटी मैराथन कर लीजिएगा, फिर इसको कर लीजिएगा पाठ नंबर 6 और 7, 8। ये 7, 8 चैप्टर के बाद क्लास 6 का एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाता है। फिर अब वापस से ऊपर आइएगा, फिर यहाँ से आपको दिक्कत नहीं होगी। 7th एनसीईआरटी भूगोल का महा मैराथन है, तो आप 2 घंटे 28 मिनट का इसमें पूरा 7th क्लास कवर किया है। फिर 6 कंप्लीट हो जाएगा आपका, फिर 7th कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद फिर 8 एनसीईआरटी आपका यहाँ पर पाठ नंबर 1, 2, फिर 3 करिएगा, 4 करिएगा, 5 करिएगा, फिर ये 6 नंबर है, ये ख़त्म हो गया। फिर इसके बाद क्लास 9th का एनसीईआरटी है, और जो आपके लिए ज़रूरी है वही चैप्टर्स यहाँ पे रखे गए हैं, एक्स्ट्रा चैप्टर्स नहीं रखे गए। तो जो भी 1-2 चैप्टर आपको लगेगा कि बचे हुए हैं तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण वो चैप्टर्स हमने करा दिए। 11th क्लास का जो भूगोल का बचा वही हम कंप्लीट करा रहे हैं। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 है 9th क्लास का, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा भी है, ये 1, ये 2, फिर नीचे आएंगे तो 3 दिखेगा, 4 दिखेगा, 5 दिखेगा। फिर इसके बाद क्लास 10th एनसीईआरटी आ जाएगा, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, तो यहाँ तक आएगा, आप देख लीजिएगा। क्लास 9th का पीडीएफ अवेलेबल नहीं है कुछ कारणों से, क्योंकि हमने डायरेक्ट क्लास में ही पढ़ाया था, उसका पीडीएफ नहीं था, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा उतना। बाकी 10th तक का पीडीएफ हमने दिया है। 11th क्लास का पीडीएफ एक बार सारी क्लासेस पूरी हो जाएं उसके बाद हम एक पीडीएफ में आपको दे देंगे, क्योंकि अलग अलग क्लास का अलग अलग पीडीएफ देना फिर वापस से कंबाइन करना बड़ा समस्या हो जाता है, तो आप लोग समझते हैं इस चीज़ को। ये हो गया, ये आपको यहाँ तक कंप्लीट करना है। यहाँ तक जब आप कंप्लीट हो जाए तब आपको जो है यहाँ से फिर आना है, फिर आपको क्लास 11th एनसीईआरटी भूगोल पर आना रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो क्लास 11th एनसीईआरटी भूगोल में आपको पहला चैप्टर करना है वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। उसके बाद जो आज हम क्लास ले रहे हैं ये आपका 11th क्लास का ये दूसरा क्लास होगा, तो 11th एनसीईआरटी का दूसरा क्लास होगा, फिर इसको करना है।
बाकी अभी ये वाला रहने दीजिएगा। यहाँ पर हमने जो भारत का भूगोल है, नदी वगैरह है, उसको यहाँ पे पढ़ाया था, तो इसको भी बाद में बताएंगे। इतना आप लोग करिएगा। उम्मीद करते हैं कि इतना आपको क्लैरिटी हो गया होगा। अब आते हैं टॉपिक पर, और चैप्टर है हमारा सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। यहाँ से पीआरटी में 3 प्रश्न आए थे। साथ में 11th क्लास का जो एनसीईआरटी है 6 से 8 और टीजीटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ में जीएस में भी प्रश्न यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। यहाँ पर पहला पॉइंट है, पृथ्वी अपनी ऊर्जा का लगभग संपूर्ण भाग सूर्य से प्राप्त करती है। इसके बदले पृथ्वी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को अंतरिक्ष में वापस विकृत करती है। सिंपल फैक्ट है, आपको सभी को पता है कि पृथ्वी जो है सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा लेती है, लगभग संपूर्ण ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करती है। फिर यहाँ पर दूसरा फैक्ट है, पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश जो आता है वो लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में आता है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आगामी सौर विकिरण कहते हैं, इनकमिंग सोलर रेडिएशन कहते हैं, या फिर इसको सूर्यातप कहते हैं, जिसको इंग्लिश में इंसोलेशन कहते हैं। अब यहीं पे 3 कॉन्सेप्ट इसको क्लियर कर लीजिए। परीक्षा में एक कॉन्सेप्ट का प्रश्न पूछा था, हो सकता है दूसरी बार दूसरे कॉन्सेप्ट का प्रश्न पूछ ले। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, पहला फैक्ट, पृथ्वी को अपनी ऊर्जा का लगभग संपूर्ण भाग सूर्य से प्राप्त होता है। जब पृथ्वी पूछेगा तब आपका आंसर सूर्य हो जाएगा। जब आपसे पूछेगा कि पृथ्वी के पृष्ठ को सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है, पृथ्वी के पृष्ठ को, अर्थ के सरफेस को सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है, तो लघु तरंग दैर्घ्य, रट लीजिएगा, शॉर्ट वेव रेडिएशन, लघु तरंग दैर्घ्य पृथ्वी के पृष्ठ के लिए। फिर बात करेंगे वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करेगा, जो ये इस बार टीआरई 3 में पीआरटी में प्रश्न पूछा था इसी पुस्तक से। तब आंसर हो जाएगा दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से। कहाँ से हो जाएगा, दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से। और यह प्रश्न आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया भी गया है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। सेम प्रश्न थोड़ा सा घुमा दिया है, लंबी तरंग दैर्घ्य वाले स्थलीय विकिरण से। सेम प्रश्न था जो आपका यहाँ पर जो है प्रश्न से ही पूछ लिया गया था, तो इसलिए आप देख सकते हैं एनसीईआरटी कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जब आपका वायुमंडल पूछेगा तो वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा किससे प्राप्त करेगा, दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से। और आगे बढ़ते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा, जिसको लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंग मुख्यतः किसके फॉर्म में होता है, तो इंफ्रारेड विकिरण के फॉर्म में होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक फैक्ट और भी ध्यान रखिएगा कि सूर्य से आने वाली जो अधिकतम विकिरण होती है वह जो है प्रकाश तरंग जिसको लाइट वेव्स बोलते हैं, तो प्रकाश तरंग और लघु तरंग दैर्घ्य वाली अवरक्त विकिरणों के रूप में होता है, जिसमें जो है यूवी रेज भी आती हैं, लेकिन यूवी रेज को आप सभी जानते हैं कि ओजोन लेयर से फिल्टर होके आती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इतने सारे फैक्ट्स। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं जब आपसे पृथ्वी का पूछेगा तो आंसर सूर्य हो जाएगा। फिर इसके बाद जब आपसे पूछेगा कि पृथ्वी की सतह जो है सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त करती है, तब आंसर हो जाएगा लघु तरंग दैर्घ्य विकिरण। फिगर के माध्यम से यहाँ पे समझाने का आपको प्रयास किया गया है। फिर इसके बाद जो है प्रश्न आपसे बनेगा कि पृथ्वी के पृष्ठ से, एक बार पृथ्वी के पृष्ठ पर आ गया, फिर यहाँ से अवशोषण हुआ, उसके बाद पृथ्वी अपने तरफ से वायुमंडल की तरफ जो है विकिरण को जाने देती है, जो कि स्थलीय विकिरण के रूप में होता है, दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंग के रूप में होता है, और ये वायुमंडल में जाता है। वायुमंडल में जो CO2 और अन्य ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, इस अवरक्त विकिरण को, इस इंफ्रारेड रेडिएशन को, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को, दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंग को एब्जॉर्ब करती हैं, और जिसके कारण जो है अवशोषित करने के कारण वायुमंडल गर्म होता है। तो चाहे वायुमंडल गर्म होने की बात करें, चाहे वायुमंडल को अधिकतम ऊर्जा की बात करें, तो किससे मिलता है, दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंग से। क्लियर हो गया होगा आप सभी लोगों को ये। फिर अब आगे वापस आते हैं टॉपिक। फिर यहाँ पर अगला टॉपिक है कि पृथ्वी भू आभ है। पृथ्वी का जो शेप है, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का जो शेप है उसको हम जो स्पेशल नाम दिया गया जियोइड या फिर भूआभ। तो ध्यान रखिएगा भूआभ क्या है, तो पृथ्वी का शेप है, यानी पृथ्वी के शेप को किस तरीके, जो एक अंडे के आकार का बोला जाता है, कुछ इस तरीके से, तो इसको हमने भूआभ माना है, जियोइड माना है। फिर सूर्य की किरणें वायुमंडल के ऊपरी भाग पर तिरछी पड़ती हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो सूर्य की किरणें होती हैं वायुमंडल की जहाँ ऊपरी भाग होती है वहाँ पर कैसी पड़ती हैं, तो तिरछी पड़ती हैं। इस कारण पृथ्वी सौर ऊर्जा के बहुत कम अंश को प्राप्त कर पाती है। तो इस कारण होता क्या है कि पृथ्वी जो है वो सौर ऊर्जा के बहुत कम अंश को प्राप्त कर पाती है। और यहाँ पर एक फैक्ट दिया गया जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर वह 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर कितना कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है, तो 1.94, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, 1.94। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, अपसौर के और
पेरीहेलियन, जिसको उपसौर बोला जाता है। अपसौर आपसे पूछा जा चुका है TRE 3 एग्जाम में, सभी लोगों को पता होगा। अब यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, होता क्या है। यहाँ पर पृथ्वी की कक्षा को दर्शाया गया है सूर्य के चारों तरफ। तो पहला केस होता है जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है। पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट के फॉर्म में होता है, जहाँ आप सभी लोगों को मालूम है सर्किल जैसा ऑर्बिट नहीं होता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, कुछ इस प्रकार का ऑर्बिट होता है सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का। तो पृथ्वी सूर्य से जब सबसे दूर होती है तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अपसौर या अपहीलियन। तो ध्यान रखिएगा, अपहीलियन बोलते हैं या अपसौर बोलते हैं। और ये कब घटना ये घटती है? 4 जुलाई को। डेट आपसे पूछा जा सकता है अगली बार, याद रखिएगा। अपहीलियन बोलते हैं, हिंदी में अपसौर बोलते हैं, सूर्य पृथ्वी से सबसे दूर होती है। दूसरा केस बनता है कि पृथ्वी यहाँ की बजाय यहाँ पर पहुँचती है, और जब यहाँ पर पहुँचती है तो पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे निकट होती है। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पेरीहीलियन, या इस घटना को क्या बोलते हैं? पेरीहीलियन उपसौर। और ये कब घटता है? 3 जनवरी को। हर साल 3 जनवरी को घटता है। अपसौर कब घटता है? 4 जुलाई को। और यहाँ पर बात करें तो अपसौर अपहीलियन के लिए डिस्टेंस भी यहाँ पर लिखा गया है कि सूर्य से सबसे दूर होती है पृथ्वी 4 जुलाई को 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर होती है। वहीं 3 जनवरी को जब पेरीहीलियन होता है तो उस समय 14 करोड़ 70 लाख डिस्टेंस होता है, किलोमीटर होता है पृथ्वी का सूर्य से। फिर आगे बढ़ते हैं, और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि उपसौर की जो स्थिति होती है, पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक सूर्यातप इंसोलेशन 3 जनवरी को 4 जुलाई की अपेक्षा अधिक होता है। तो जाहिर सी बात है कि पृथ्वी जब नज़दीक होगी तब जो सूर्यातप है, इंसोलेशन है, सूर्य की तरफ से जो किरणें आ रही हैं वो 3 जनवरी को ज़्यादा प्राप्त होगा। क्यों ज़्यादा प्राप्त होगा? क्योंकि पृथ्वी सूर्य के ज़्यादा नज़दीक है। जितना दूर रहेगी उतना कम प्राप्त होगा, जितना नज़दीक रहेगी उतना ज़्यादा प्राप्त होगा। तो 3 जनवरी को ज़्यादा सूर्यातप मिलेगा, ये सबको क्लियर होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है पृथ्वी की सतह पर सूर्यातप में भिन्नता। तो पृथ्वी की सतह में कोई भी पृथ्वी की सतह होगी तो सूर्यातप जो मिलता है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग मिलता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसके जो कारण है कुछ ध्यान रखिएगा, 3 कारण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, रोटेट करती है। सूर्य की किरणों का नतिकोण। तो सूर्य की जो किरणें हैं उनका जो नतिकोण होता है, एंगल होता है, वो बहुत मायने रखता है। साथ में दिन की अवधि। फिर है वायुमंडल की पारदर्शिता और स्थल विन्यास। जो चौथा और पांचवा है ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन जो उपरोक्त 3 है, पृथ्वी की सतह पर सूर्यातप में भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारण, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ये सबसे जरूरी है, सूर्य की किरणों का नतिकोण ये दूसरा सबसे जरूरी है, फिर है दिन की अवधि। फिर आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर, सभी को मालूम है कि पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा में कितने डिग्री का एंगल बनाता है? तो 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, एंगल बनाता है। ये भी फैक्ट आपको याद रहना चाहिए, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है अलग अलग परीक्षाओं में। तो पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। फिर सूर्यातप की मात्रा को प्रभावित करने वाला दूसरा कारण किरणों का, सूर्य की किरणों का नतिकोण होता है। और इतना ध्यान रखिए कि जितना कम अक्षांश होगा, जैसे जब हम विषुवत रेखा पर होते हैं तब जो सूर्य की किरणें होती हैं सीधी पड़ती हैं, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। जैसे जैसे ऊपरी अक्षांश पे जाते हैं, जैसे जैसे उच्च अक्षांशों पर जाते हैं, किरणों का नतिकोण उतना ही कम होता है। और सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं? तिरछी पड़ती हैं। सीधा का मतलब होता है कि अगर इक्वेटर पे हैं विषुवत रेखा पे तो इस तरीके से पड़ेगा। वहीं अगर हम बात करें उच्च अक्षांशों पर, जैसे कि 66.5 डिग्री आर्कटिक अक्षांश ही मान लीजिए, अगर वहाँ पर है तो जो सूर्य की किरणें कुछ इस तरीके से पड़ती हैं, कुछ इस तरीके से पड़ती हैं। तो ये इसको बोलते हैं तिरछी रेखा। तो तिरछी पड़ेंगी किरणें, जितना उच्च अक्षांश होगा, जितना कम अक्षांश होगा, जितना विषुवत रेखा के पास में होगा उतना ज़्यादा सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी, जितना विषुवत रेखा से दूर होगा सूर्य की किरणें जो है वो तिरछी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो तिरछी किरणें होती हैं ये भी ध्यान रखना कि तिरछी किरणों के केस में क्या होता है, वायुमंडल को अधिक गहराई से गुजरना पड़ता है, अतः अधिक अवशोषण, प्रकीर्णन और विसरण के द्वारा ऊर्जा का ह्रास अधिक होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जब तिरछी किरणें सूर्य की पड़ती हैं तब वायुमंडल को अधिक गहराई से गुजरना पड़ता है और अधिक अवशोषण, प्रकीर्णन तथा विसरण के कारण ऊर्जा का जो ह्रास होता है वो अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं सौर विकिरण का वायुमंडल से होकर गुजरना। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था BPSC TRE 3.0 PRT में, उसको यहाँ पर क्लियर कर लीजिए, इसके बाद आएगा। लेकिन उससे पहले ये यहाँ से जो प्रश्न था
आगे से, तो यहाँ से कहीं से भी प्रश्न बन सकता है, तो इसलिए इस चैप्टर को करना जरूरी था। थोड़ा सा टफ हो सकता है कुछ अभ्यर्थियों के लिए, लेकिन प्रयास कीजिए समझने का जितना हो सके। सौर विकिरण का वायुमंडल से होकर गुजरना। सौर विकिरण वायुमंडल से होकर जब जाती है तो लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में होती है। सौर विकिरण के लिए वायुमंडल अधिकांश पारदर्शी होता है। तो पहला फैक्ट यहाँ पर क्या हो गया कि लघु तरंग दैर्घ्य वाले सौर विकिरण के लिए वायुमंडल जो होता है वो अधिकांशतः पारदर्शी होता है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती हैं। क्षोभ मंडल में मौजूद जल वाष्प, ओजोन और अन्य किरणें अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं। और ध्यान रखिएगा जो यह अवरक्त विकिरण आता है ये किस रूप में होता है, तो लघु विकिरण के रूप में होता है। अभी हमने ऊपर आपको बताया था, तो लघु विकिरण के रूप में होता है, जिसको क्षोभ मंडल में मौजूद जल वाष्प, ओजोन और अन्य किरणें अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं। क्षोभ मंडल में छोटे निलंबित कण दिखने वाले स्पेक्ट्रम को अंतरिक्ष तथा पृथ्वी की सतह की ओर विकीर्ण कर देते हैं। यह प्रक्रिया आकाश में रंग के लिए उत्तरदायी है, जिसको आप प्रकाश का विकिरण भी कहते हैं। उदय और अस्त होते समय लाल रंग का जो सूर्य दिखाई देता है और आकाश का जो रंग नीला दिखाई देता है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट या वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा होता है। ये आप सभी को मालूम भी है, साइंस में आपने पढ़ा भी है। फिर आगे बढ़ते हैं। सूर्यातप का पृथ्वी की सतह पर स्थानिक विकिरण। यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें विषुवत वृत्त की, इक्वेटर है 0 डिग्री, जहाँ पर सूर्य की किरणें सबसे जो है सीधी पड़ती हैं। और दूसरा बात करें उपोष्णकटिबंधीय, तो उपोष्ण या उष्णकटिबंधीय अगर बात करें तो दोनों के केस में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सबसे अधिक एक्सेप्शन है, सबसे अधिक सूर्यातप उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थलों को प्राप्त होता है। तो आपसे प्रश्न दे दिया जाएगा कि सबसे अधिक सूर्यातप कहाँ प्राप्त होता है, 3 विकल्प दे दिए जाएंगे अलग अलग, और वहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है तो कहाँ मिलता है, तो उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थलों पर। और इसका कारण क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर जो मेघाच्छादन होता है बहुत कम पाया जाता है। जो उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल या उष्णकटिबंधीय मरुस्थल जो होते हैं वहाँ पर बादल बहुत कम मात्रा में बनते हैं। और बादल क्या करते हैं, बादल जो होते हैं वो सूर्यातप को वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं अंतरिक्ष में, वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं अंतरिक्ष में, इस वजह से। तो ये कारण है। और उष्णकटिबंध की अपेक्षा विषुवत वृत्त पर कम मात्रा में सूर्यातप प्राप्त होता है। तो ऐसा क्यों होता है, सीधी रेखा सीधी जो है किरणें पड़ने के बावजूद भी जो है उष्णकटिबंध की अपेक्षा विषुवत वृत्त पर कम मात्रा में सूर्यातप प्राप्त होता है। तो इसका कारण आप लोग समझ लीजिए कि जो विषुवत वृत्त होता है वहाँ पर आप सभी लोगों को मालूम होगा कि वहाँ पर डेली बारिश होती है कन्वेक्शनल रेन के कारण, जिसको हम समवहनीय वर्षा कहते हैं। समवहनीय वर्षा कहते हैं कन्वेक्शनल रेन। और जाहिर सी बात है कि उस विषुवत क्षेत्र में 0 डिग्री वाले के आसपास के क्षेत्र में 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ तक का जो क्षेत्र है वहाँ पर संवहनीय वर्षा ज़्यादा होती है। और इसके कारण जो है जाहिर सी बात है अगर बादल बने तो संवहनीय वर्षा होगी नहीं। संवहनीय वर्षा मतलब कोई भी प्रकार की वर्षा होने के लिए बादल बनना जरूरी है। तो विषुवत वृत्त वाला जो क्षेत्र रहता है वहाँ पर बादल ज़्यादा बनते हैं। उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल वाले क्षेत्र में बादल बहुत कम बनते हैं। तो इस वजह से जो सबसे अधिक सूर्यातप प्राप्त होता है वो उपोष्णकटिबंध मरुस्थलों को प्राप्त होता है। तो ये रट लीजिएगा, सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल का तापन और शीतलन। तो यहाँ पर 3 प्रकार का आपने विज्ञान में भी जो पढ़ा है कि कंडक्शन का एक प्रक्रिया होता है, चालन का एक प्रक्रिया होता है। तो होता क्या है, चालन कैसे होता है, प्रवेशी सौर विकिरण से गर्म होने के बाद पृथ्वी सतह के निकट स्थित वायुमंडलीय परतों में दीर्घ तरंगों के रूप में ताप का संचरण करती है। तो हमने अभी देखा है कि पृथ्वी पर जो विकिरण आता है वो सौर विकिरण के रूप में आता है, फिर पृथ्वी से जो वायुमंडल की परतों में जाता है वो दीर्घ तरंग के रूप में जाता है। तो दीर्घ तरंगों के रूप में फिर उसके बाद पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु जो है वो धीरे धीरे गर्म होने लगती है। निचले परतों के संपर्क में आने वाली वायुमंडल की ऊपरी परतें भी गर्म हो जाती हैं। तो निचली परतों के संपर्क में आने वाली वायुमंडल की जो ऊपरी परतें वो भी गर्म हो जाती। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, चालन, कंडक्शन। तो ये एक प्रकार का यहाँ पर हो गया। तो तापन में पहला यहाँ पर आप लोग चालन ध्यान रखिएगा, कंडक्शन। और चालन किसको कहते हैं, जब पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु धीरे धीरे गर्म होती है और निचली परतों के संपर्क में आने की वजह से जो वायुमंडल की ऊपरी परत होती है वो भी गर्म होने लगती हैं। इसी प्रक्रिया को हम चालन बोलते हैं। फिर आगे है, ऊर्जा का स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक दोनों पिंडों का तापमान एक समान नहीं हो जाता है। और वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने में चालन, कंडक्शन महत्वपूर्ण है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने में कौन महत्वपूर्ण है, तो चालन है या अभिवहन है या फिर जो है
विकिरण है तो आपसे 3 प्रकार से पूछा जा सकता है। तो वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने में चालन का महत्वपूर्ण योगदान है, ध्यान रखिएगा। फिर कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन देख लीजिए। कंडक्शन आपने देख लिया है, चालन देख लिया। कन्वेक्शन क्या होता है, पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है। तो जो पृथ्वी के संपर्क में वायु होती है वो गर्म होकर इस तरीके से ऊपर उठने लगती है, लंबवत ऊपर उठने लगती है। और इसके कारण होता क्या है, वायुमंडल में ताप का संचरण करती है। वायुमंडल में जो ताप होता है, गर्म हवा, वो वायुमंडल को भी गर्म करती है। वायुमंडल के लंबवत तापन की जो प्रक्रिया होती है इसको हम संवहन कहते हैं। ऊर्जा के स्थानांतरण को का यह प्रकार केवल क्षोभ मंडल तक सीमित रहता है। तो क्षोभ मंडल तक ही कन्वेक्शनल जो ऊर्जा रहती है वो जाती है, तो ध्यान रखिएगा। तो कन्वेक्शन या संवहन से जो तापन की प्रक्रिया होती है, ऊर्जा के स्थानांतरण का जो प्रक्रिया होता है वो क्षोभ मंडल तक ही सीमित रहता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो कंडक्शन चालन हो गया, और कंडक्शन या चालन को आप समझने के लिए सिंपल में ही समझिए कि शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में आता है। फिर वायुमंडल को दीर्घ विकिरण के रूप में जो गर्म करता है, तो वही गर्म करने की जो प्रक्रिया है वो चालन के तरीके से होता है। तो वायुमंडल की जो निचली परतों को गर्म करने का होता है वो कंडक्शन चालन महत्वपूर्ण हो गया। और क्षोभ मंडल तक जो है, क्षोभ मंडल तक सीमित रहता है कन्वेक्शन, ये संवहन, ये ध्यान रखिएगा। और वायुमंडल की निचली परतें यहाँ पर कंडक्शन चालन की वजह से गर्म होती हैं, तो इसी के वजह से ऊपर की जो परत होती है वो भी गर्म हो जाती है, तो इसको हम चालन बोलते हैं। और कन्वेक्शन में क्या होता है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर या यहाँ पर कुछ इस तरीके से लंबवत जो वायु रहती है गर्म होकर उठती है, उसके वजह से ताप का संचरण वायुमंडल में पहुँचता है। लंबवत तापन की प्रक्रिया होती है जिसको हम संवहन कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। वायु का क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहा जाता है। तीसरा कॉन्सेप्ट है अभिवहन का, एडवेक्शन का। तो वायु के क्षैतिज संचलन से, क्षैतिज का मतलब है कि यहाँ पर वायु इस तरीके से चल रही होगी, संवहन में इस तरीके से चल रही थी, लेकिन यहाँ पर बात करें एडवेक्शन में, अभिवहन में, तो अभिवहन में इस तरीके से। और अभिवहन के तरीके से चलने वाली वायु का जो फेवरेट एग्जाम्पल वो है लू। लू आप सभी लोगों को मालूम होगा कि गर्मी के मौसम में लू चलता है, तो लू जो होता है वो अभिवहन के कारण होता है। मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण होती हैं। तो याद रखिएगा कि जो मध्य अक्षांश होते हैं, मिडिल लैटिट्यूड होते हैं, तो वहाँ पर जो दैनिक मौसम में आने वाली जो विभिन्नताएं होती हैं वो अभिवहन के कारण होती हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में विशेषता उत्तरी भाग में गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन लू इसी अभिवहन का परिणाम है। तो ध्यान रखिएगा, अभिवहन के कारण क्या होता है, लू पवन जो है उत्तर भारत में, उष्णकटिबंधीय प्रदेश भारत भी है, तो वहाँ पर जो है लू चलता है गर्मियों में, और किसके कारण, तो अभिवहन के कारण। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो आप लोगों से प्रश्न पूछा गया था उसी का एक्सप्लेनेशन कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त करता है, यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया गया। तो पृथ्वी द्वारा प्राप्त प्रवेशी सौर विकिरण जो लघु तरंगों के रूप में होता है, तो आपको क्लियर हो गया कि जो सौर विकिरण आता है वो लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में होता है, पृथ्वी की सतह को गर्म करेगा। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है। पृथ्वी जब गर्म हो जाती है तो एक विकिरण पिंड बन जाती है, और जब कोई चीज़ ज़्यादा गर्म हो जाता है तो वहाँ से जो ऊर्जा निकलने लगती है, और वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है पृथ्वी। यह ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म करती है। तो यह जो ऊर्जा रहती है वायुमंडल को नीचे से गर्म करती है। इसका क्या मतलब है, अगर ये वायुमंडल है तो नीचे से मतलब ये इस प्रकार से, वायुमंडल ऊपर है और पृथ्वी की सतह नीचे है, तो नीचे से गर्म करने का मतलब यही है। कंफ्यूज मत कीजिएगा इस चीज़ को। और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पार्थिव विकिरण कहते हैं। पार्थिव विकिरण क्यों कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी की सतह से जो है ऊपर उठकर यहाँ पर दीर्घ तरंगों के रूप में जा रही है और वायुमंडल को गर्म कर रही है, इसलिए इसको हम पार्थिव विकिरण कहते हैं। फिर जो दीर्घ तरंगदैर्घ्य विकिरण होता है वायुमंडलीय गैसों, मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो दीर्घ तरंगदैर्घ्य विकिरण है वो वायुमंडलीय गैसों द्वारा, जिनको हम ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं, उनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है। यहाँ पे देख लीजिए साफ साफ लिखा है कि वायुमंडल जो है वो पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, सूर्यातप से नहीं होता। सूर्यातप जो शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में आता है, लघु तरंगदैर्घ्य के फॉर्म में, उससे नहीं होता है। फिर वायुमंडल विकिरण द्वारा ताप को अंतरिक्ष में संचारित कर देता है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह एवं वायुमंडल का तापमान स्थिर रहता है। तो वायुमंडल फिर क्या करता है, विकिरण द्वारा ताप को अंतरिक्ष में संचारित कर देता है, संचरित कर देता है, और इस प्रकार पृथ्वी की सतह एवं वायुमंडल का तापमान स्थिर रहता है। फिर आते हैं पृथ्वी का ऊष्मा बजट है। तो ऊष्मा बजट का क्या मतलब होता है कि जो सूर्यातप आ रहा है
पृथ्वी जितना एब्जॉर्ब कर रही है, फिर पृथ्वी जितना वापस से जो है वायुमंडल के माध्यम से पृथ्वी जितना अंतरिक्ष में भेज रही है, जो भी सूर्यातप आ रहा है उसको, तो कुछ आता है कुछ जाता है, तो जो आने और जाने की जो प्रक्रिया है वो दोनों लगभग बराबर रहती हैं। इसी को हम पृथ्वी का ऊष्मा बजट में पढ़ते हैं। तो पृथ्वी ऊष्मा का ना तो संचय करती है ना ही ह्रास करती है, या अपने तापमान को स्थिर रखने का प्रयास करती है। और यह तभी संभव है जब सूर्य विकिरण द्वारा सूर्यातप के रूप में प्राप्त ऊष्मा, यानी सूर्यातप के रूप में जो ऊष्मा प्राप्त होती है और पार्थिव विकिरण द्वारा जो अंतरिक्ष में संचरित, अंतरिक्ष में जो भेजी जाने वाली जो विकिरण है वो दोनों क्या हो, वो बराबर हो। यानी अगर 100 यूनिट आ रहा है सूर्यातप के रूप में तो 100 यूनिट चला भी जाए वापस, तभी तो बैलेंस बना रहेगा। तो इसी प्रक्रिया को हम पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर बताया गया है कि वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त तो सूर्यातप 100% है, तो एक मान लिया गया कि 100% जो है वायुमंडल की ऊपरी सतह पर सूर्यातप मिल रहा है, और 100 में से जो 35 इकाई पृथ्वी के धरातल पर पहुँचने से पहले अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के वायुमंडल की सतह पर जो 100 यूनिट या 100% सूर्यातप प्राप्त होता है, उस 100 यूनिट में से कितनी % या कितनी इकाई, तो 35% या 35 इकाई पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले अंतरिक्ष में परावर्तित कर दी जाती हैं, रिफ्लेक्ट बैक कर दी जाती हैं। याद रखिएगा 27 यूनिट बादलों के द्वारा, 2 यूनिट जो है पृथ्वी के जो हिमाच्छादित क्षेत्र है, जो बर्फ से ढके क्षेत्र, वहाँ से परावर्तित होकर लौट जाती हैं, और सौर विकिरण की इस परिवर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। तो पृथ्वी का एल्बिडो या एल्बिडो हम किसको कहते हैं, तो परावर्तित करने की जो कैपेसिटी होती है किसी भी बॉडी की, किसी भी चीज़ की, तो वस्तु की, उसी को हम बोलते हैं एल्बिडो। अब इस केस में पृथ्वी का एल्बिडो बोला जा रहा है, और एल्बिडो से रिलेटेड आपसे प्रश्न भी बहुत सारा पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना कि 100 इकाई में से 35 इकाई पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले अंतरिक्ष में परावर्तित कर दी जाती है, और जिसमें से 27 यूनिट बादलों के ऊपरी छोर से परावर्तित कर दी जाती है, नीचे पहुंच ही नहीं पाती हैं, और 2 यूनिट इकाई के जो है पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्रों द्वारा परावर्तित हो जाती हैं। और यहाँ पर आप लोग फिगर के माध्यम से देख रहे हैं, और 6 यूनिट यहाँ पर भी दिखाया गया है इस प्रकार से, तो कुल मिलाकर 35 यूनिट हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बाकी इसको डिटेल में बहुत ज़्यादा एक यूनिट आपको याद नहीं रखना है। और एल्बिडो के रिलेशन में आप लोगों को एक कमेंट करना है कि सबसे ज़्यादा एल्बिडो किस चीज़ का होता है, सबसे ज़्यादा एल्बिडो किस चीज़ का होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे 2 रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट है नॉर्मल लैप्स रेट, और दूसरा कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर इन्वर्जन। तो नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है, उत्तुंगता के बढ़ने के कारण तापमान के घटने की दर को सामान्य ह्रास दर नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। तो एक चीज़ आप लोग समझिए कि उत्तुंगता क्या होता है, तो एल्टीट्यूड होता है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, जितना ऊंचाई जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों को मालूम होगा कि जब हम ऊंचाई में जाते हैं, वायुमंडल में ऊंचाई में जाते हैं, तो क्या होता है, तापमान का जो मतलब ऊंचाई के साथ बढ़ने के साथ में तापमान की जो दर होती है वो घटती है। यानी अगर हम यहाँ पर, ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ पर है तो तापमान कम मिलेगा, यहाँ पर है तो तापमान और भी कम मिलेगा, जितना ऊपर जाएंगे तो तापमान कम मिलेगा। तो ये जो एक नॉर्मल प्रक्रिया चलती है, उत्तांगता के बढ़ने के साथ में, एल्टीट्यूड या ऊंचाई के बढ़ने के साथ तापमान के घटने की दर को हम सामान्य ह्रास दर कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। सामान्य ह्रास दर प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई बढ़ने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस है। यानी 1000 मीटर ऊंचाई पे गए तो 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा, और 1000 गए तो 6.5 और कम हो जाएगा, तो ओवरऑल 6.5 13 कम हो जाएगा। इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो नॉर्मल लैप्स रेट आपको समझ में आ गया होगा कि जनरली क्या होता है, सामान्य रूप से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ में तापमान बढ़ने के साथ में एल्टीट्यूड कहेंगे, ऊंचाई बढ़ने के साथ में तापमान घटता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट। 6.5 डिग्री सेल्सियस 1000 मीटर की ऊंचाई बढ़ने पर टेम्परेचर घटता है। फिर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है तापमान का व्युत्क्रमण। टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं, तापमान का व्युत्क्रमण। तो होता क्या है कि कई बार समान ह्रास दर जो होता है, जैसे तापमान ऊंचाई के साथ में घटता जाता है, जिसे समान ह्रास दर कहते हैं। कई बार स्थिति बदल जाती है और समान ह्रास दर पलट जाता है। जब समान ह्रास दर पलट जाता है, उलट जाता है, उसको हम तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। कहने का मतलब है कि आप ऊंचाई में गए, आपने पढ़ा है कि टेम्परेचर घटता है, लेकिन ऊंचाई में जाने पर क्या हो, टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई दे, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तापमान का व्युत्क्रमण। क्योंकि समान ह्रास दर के उल्टे में जा रहा है। समान ह्रास दर में क्या होता है, ऊंचाई जाने पर टेम्परेचर कम होगा, लेकिन जो तापमान का व्युत्क्रमण होगा
ऊंचाई बढ़ने पर, एल्टीट्यूड बढ़ने पर टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसी को हम बोलते हैं तापमान का व्युत्क्रमण। इसके वजह से बहुत जो है घटनाएं होती हैं, जैसे यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सर्दियों की मेघ विहीन लंबी रात तथा शांत वायु व्युत्क्रमण के लिए आदर्श दशाएं। इसको भी हम आपको समझा दे रहे हैं कि कैसे होता है। तो सर्दियों की जो मेघ विहीन लंबी रात होती है, तो सर्दी में आप लोगों को पता है ठंडी में बादल नहीं होते हैं रात में, और शांत वायु होता है, तो व्युत्क्रमण के लिए आदर्श दशाएं होती हैं। और दिन में प्राप्त ऊष्मा रात के समय विकृत कर दी जाती है। तो जो दिन में ऊष्मा प्राप्त होती है पृथ्वी की सतह को, रात में विकृत की जाती है। सुबह तक भूपृष्ठ अपने ऊपर की हवा से अधिक ठंडी हो जाती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर तापमान व्युत्क्रमण होना सामान्य है। तो ध्रुवीय क्षेत्र में ध्यान रखिएगा कि तापमान व्युत्क्रमण एक सामान्य प्रक्रिया है ध्रुवीय क्षेत्रों में, ये क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी बताया गया है कि सर्दियों में सुबह के समय घने कोहरे की जो रचना होती है वो सामान्य घटना होती है, जो इस वजह से होती है। तो ध्यान रखिएगा तापमान के व्युत्क्रमण द्वारा कौन सी घटना होती है। तो जो कोहरा बनता है, घना कोहरा सर्दियों में सुबह के समय, वो इसी के वजह से होता है। व्युत्क्रमण कुछ ही घंटों तक रहता है। ध्यान रखिएगा व्युत्क्रमण कोई लंबे समय तक नहीं चलता है, कुछ घंटों तक रहता है। सूर्य के ऊपर चढ़ने और पृथ्वी के गर्म होने के बाद ये समाप्त हो जाता है। सूर्य के ऊपर चढ़ने का मतलब है जैसे जैसे सूर्य जो है अपना उदय होने के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ता है, तो वैसे वैसे जो है आप देखे होंगे कि जो कोहरा रहता है जनरली 12-1 बजे तक समाप्त हो जाता है। वही कहने का मतलब है यहाँ पे। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि तापमान का जो व्युत्क्रमण होता है काम कैसे करता है। तो पहला केस आपने पढ़ा कि समान ह्रास दर की ऊंचाई बढ़ी और तापमान क्या हुआ, टेम्परेचर क्या हुआ, घट गया, ये आपने पढ़ा। अब होता क्या, ठंडियों में मेघ विहीन रातें होती हैं, बादल नहीं होते ठंडियों में, तो पृथ्वी दिन में गर्म हो गई, जो भी धूप वगैरह आ रही है पृथ्वी गर्म हो गई। अब गर्म हो गई तो पिंड के रूप में काम कर रही है, अभी हमने देखा था। तो ये दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंग ऊपर भेजने लगती है पृथ्वी कुछ इस तरीके से। और होता क्या है, रात में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो ये जो विकिरण है ऊपर की तरफ जा रहा होता है। इससे क्या होता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ में ऊंचाई बढ़ी, लेकिन जो है ये जो दीर्घ विकिरण तरंग है जो पृथ्वी की सतह से परावर्तित होकर वापस से वायुमंडल में जा रही है, इसके वजह से क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। तो ये इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, तापमान का व्युत्क्रमण, तापमान का व्युत्क्रमण। और इसके लिए जो कंडीशन होनी चाहिए, मेघ विहीन लंबी रात और शांत वायु। और इसके वजह से कौन सी घटना होती है, तो घने कोहरे की घटना होती है। चलिए यहाँ पर एक नियम है प्लैंक का कि एक वस्तु जितनी अधिक गर्म होगी उतनी अधिक ऊर्जा का विकिरण करेगी और उसकी तरंग दैर्घ्य उतनी लघु होगी। ध्यान रखिएगा कि किसका नियम है, तो प्लैंक का है, याद कर लीजिएगा कि कोई भी वस्तु होगी जितनी ज़्यादा गर्म होगी उतनी ज़्यादा अधिक ऊर्जा का विकिरण करेगी और उसकी तरंग दैर्घ्य उतनी ही लघु होगी। फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्न यहाँ पे आपको दिए गए हैं। निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं। तो 21 जून की अगर हम बात करें तो सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ती हैं, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, जिसको कर्क रेखा बोलते हैं। तो 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। 22 दिसंबर को कहाँ पर सीधी पड़ती हैं सूर्य की किरणें, तो 22 दिसंबर को ध्यान रखिएगा कि जो मकर रेखा होता है जिसको 23.5 डिग्री दक्षिण बोलते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिण बोलते हैं, साउथ बोलते हैं, वहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। फिर प्रश्न है, किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है, तो आंसर हो जाएगा लंबी तरंग दैर्घ्य वाले स्थलीय विकिरण से, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से। फिर सूर्यातप क्या है, तो सूर्यातप आने वाले सौर विकिरण को कहते हैं। एल्बिडो क्या होता है, तो किसी वस्तु के द्वारा परावर्तित दृश्य प्रकाश का प्रतिशत। आप कमेंट करके बताइए सबसे ज़्यादा एल्बिडो किस चीज़ का होता है। फिर है समताप रेखा, तो समताप रेखा क्या है, तो समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा होती है। वार्षिक तापांतर क्या होता है, तो सबसे उष्ण और सबसे शीत महीनों के मध्य तापमान का जो अंतर होता है, यानी सबसे गर्म और सबसे ठंडा जो महीना होता है उसके मध्य जो तापमान का अंतर है उसी को हम बोलते हैं वार्षिक तापांतर। पृथ्वी के विषुवतीय क्षेत्रों की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध के उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, तो विषुवत क्षेत्र के मुकाबले उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र का तापमान अधिक क्यों रहता है, तो इसका कारण है विषुवत क्षेत्रों की अपेक्षा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कम बादल होते हैं। कम बादल होने के कारण सूर्यातप यहाँ पर ज़्यादा रिसीव होता है, तो इसीलिए तापमान उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का ज़्यादा होता है। क्लियर हो गया होगा आपको। तो कमेंट कीजिएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी, और आगे जो चैप्टर्स 11th क्लास ज्योग्राफी के बच्चे हैं इसको कवर जल्दी से करेंगे। फिर उसके बाद आप लोगों का जो पर्यावरण का PRT के लिए पर्यावरण की कुछ क्लासेस हैं
उसको हम आगे कराएंगे। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद। और आज रात 8 बजे ज़रूर जुड़िएगा। आज की ही डेट में, जिस डेट में वीडियो बन रहा है, 8 बजे हम आप सभी से लाइव मिलेंगे।